हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में ISPCS चैनल में। दोस्तों, कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी आपसे। तो आज का हम एडिटोरियल शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है साइबर हमले बढ़ रहे हैं लेकिन एक आदर्श पेच है। तो ये आपके मेंस पेपर 3 जिसमें कि साइबर सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको द हिंदू के एडिटोरियल डेली हिंदी में मिलते रहें। तो दोस्तों, ये आपके मेंस पेपर 3 से रिलेटेड है, जिसमें कि इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी आ जाता है। और जो प्रीलिम्स पेपर है उसमें G20, रैंसमवेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वाले पोर्शन से रिलेटेड है। तो लेख हाइलाइट्स जान लेते हैं। भारत ने सॉफ्ट अंडरबेली, तेज़ी से बढ़ते डिजिटल नेटवर्क पर प्रकाश डाला है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि अब धीरे धीरे भारत ही नहीं, विश्व में भी सभी जगह डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो जैसे जैसे सब चीज़ डिजिटल होती जा रही हैं, वैसे वैसे उसमें अपराध बढ़ने भी ज़्यादा शुरू हो गए हैं। आपने देखा होगा, कोई एक मैसेज आता है, उसमें हम लिंक पर टच करते हैं और हमारा पूरा बैंक बैलेंस उड़ जाता है। और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से जो साइबर अटैकर्स हैं वो अकाउंट हैक करते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा इलीगल एक्टिविटी करते हैं। तो रैंसमवेयर जो है वो साइबर हमलों में एक बहुत बड़ा रूप उभर कर आ रहा है। दोस्तों, रैंसमवेयर क्या होता है कि जैसे कोई हमारा डाटा है कंप्यूटर में और किसी ने उसके आगे ताला लगा दिया है, यानी कि जो भी हमारा डाटा है उसके आगे एक अपना पासवर्ड लगा दिया है, या फिर उसे किसी तरह से ब्लॉक कर दिया है ताकि हम उस फाइल को ओपन ना कर सकें। तो वो इसके बदले में हमसे रुपए मांगते हैं और उसके बाद ही वो खुल पाती है हमारी फाइल्स। तो इसे कहते हैं रैंसमवेयर। तो इसके द्वारा जो है साइबर हमले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और एक डेटा है, ये आप अपने आंसर में डाल सकते हैं कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के अनुसार 2016 में साइबर अपराध के 12,000 से भी ज़्यादा मामले आ चुके हैं और 2020 में 50,000 से भी अधिक मामले आ चुके हैं। तो मुद्दे पर अंतर्दृष्टि डालते हैं, जिसमें कि हमारा प्रसंग है साइबर क्राइम। तो ये एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि कंप्यूटर पर किया जाता है या फिर टैबलेट वगैरह, स्मार्टफोन वगैरह में भी किया जाता है। तो साइबर अपराध इस समय बहुत ज़्यादा अपने उच्चतम स्तर पर है, जो कि व्यक्तियों, व्यवसायों, देशों और गवर्नमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। वो हाल ही में रैंसमवेयर अटैक हुआ है एम्स में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सर्वर पर, और उसमें 40 मिलियन से भी अधिक के स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो रैंसमवेयर एक गिरोह जिसका नाम ब्लैक कैट है, ये आप याद रखिएगा, हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ले कि ये ब्लैक कैट क्या है। तो ये ब्लैक कैट एक रैंसमवेयर है जिसकी मदद से ये अपना जो भी हमारा डाटा है उसके आगे ब्लॉक कर देते हैं, उसे हम फिर ओपन नहीं कर पाते हम। तो जो ब्लैक कैट है उसने सोलर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो कि रक्षा मंत्रालय के गोला बारूद और विस्फोटक निर्माता की मूल कंपनी है, उसका जो है डाटा हथिया लिया था। 2 टेराबाइट से अधिक डाटा था जिस पर उन्होंने अपना ब्लॉक कर दिया था। तो ये जो रैंसमवेयर है, इससे जुड़ी कुछ कमजोरियां हैं। अपराधी जो है वो रोके गए डेटा को, जो भी हमारी फाइल्स हैं वो जो हम खोल नहीं पाते हैं, जो ब्लॉक की गई जाती है, उसके लिए भारी भरकम जो है वो रुपए मांगते हैं, पेमेंट मांगते हैं और आंकड़े बताते हैं कि 75% से भी अधिक भारतीय संगठनों ने ऐसे हमलों का सामना किया है। और प्रत्येक जो अटैक होता है, रैंसमवेयर अटैक, उसमें 35 करोड़ का नुकसान होता है। ये जो डेटा आपके सामने है ये आप अपने आंसर में मेंस के डालिएगा। तो परिवहन, बिजली, बैंकिंग प्रणाली से लेकर हर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, राज्य और गैर राज्य, सभी जो है इस हमले से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये जो साइबर क्षमता है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जैसे कि यूक्रेन में चल रहा है संघर्ष, उसमें हैकिंग और GPS जैमिंग का उपयोग करके जो हथियार हैं, रडार हैं और संचार उपकरण हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कथित रूप से अप्रभावी बनाते हैं
क्योंकि जब लोग जो है हैक कर लेते हैं चीज़, तो उसके बाद उसका गलत यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो ख़त्म हो जाता है और फिर हथियार वगैरह या रडार सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। तो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल यानी CERT इन, ये एक हमारा गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि साइबर अटैक से को देखती है, तो साइबर हमले की घटनाओं की पहचान करती है और उनकी जो रिपोर्ट है उसे देखती है। तो CERT इन के साथ बातचीत करने के लिए डोमेन ज्ञान वाले एक बिंदु व्यक्ति को नामित करना, और जो भी इसके पास रिपोर्ट आती है कि यहाँ पे हमारे पास साइबर हमला हुआ है, उसके लिए फिर ये अपने एक नोडल ऑफिसर को भेजती है। तो अन्य कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। भारत का मसौदा डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन बिल, जो कि 2022 में आया था ये बिल, तो इसने क्या कहा था कि डेटा उल्लंघनों के लिए 500 करोड़ तक का जुर्माना प्रस्तावित है। तो भारत के जो सशस्त्र बल हैं उन्होंने आक्रामक और रक्षात्मक युद्ध अभ्यास करने में सक्षम एक साइबर एजेंसी जो कि DCYA है बनाई थी। तो इसका काम क्या था कि जो भी हमारे पास साइबर हमले होंगे उन्हें ये जो है अटैक करेगी, यानी कि जो भी हमारे पास साइबर अटैक आ रहे हैं जो बाहर कंट्रीज से आ रहे हैं, जैसे चाइना या पाकिस्तान से आते हैं, तो जो हमारे पास साइबर अटैक आएगा हम बदले में उस पर अटैक करेंगे, साइबर अटैक। तो ये DCYA का काम है। और दोस्तों DCYA की जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस साइबर एजेंसी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये है डिफेंस साइबर एजेंसी। तो सभी राज्य जो हैं भारत के उनके पास अपना साइबर कमांड और कंट्रोल सेंटर है। दोस्तों आपको पता है वैसे तो हमारे स्टेट के पास बेशक कितना भी साइबर कंट्रोल कमांड सेंटर कहा जाए, लेकिन तब भी वो अभी तक उतने सक्षम नहीं हैं जितना कि उन्हें साइबर अटैक रोकने में होना चाहिए। तो साइबर जो पेशेवर हैं, हैकर्स हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.2 मिलियन लोगों के ऊपर, भारत में इस क्षेत्र में केवल 3 लाख लोग ही हैं जो साइबर सुरक्षा के एक्सपर्ट्स हैं। तो जो अमेरिका है वहाँ पे 1.2 मिलियन लोग हैं, जबकि भारत में जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है उसके यहाँ केवल 3 लाख लोग ही हैं जो साइबर सुरक्षा के एक्सपर्ट्स हैं। तो ये भी एक हमारी चुनौती है। तो अधिकांश जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे साइबर सुरक्षा को लेकर उतनी ज़्यादा भागीदारी नहीं की जाती है और वो उतना ध्यान साइबर सिक्योरिटी पर नहीं देते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक डिजिटल जिनेवा कन्वेंशन हुआ था, इसका नाम आप याद रखिएगा और मेंस के पेपर में भी डालिएगा। तो इसमें 30 वैश्विक कंपनियां थीं जिन्होंने उपयोगकर्ता और ग्राहकों को साइबर उल्लंघनों से बचाने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और एक अंतर सरकारी और राज्य ढांचे के साथ सहयोग किया था। तो 30 कंपनियां आई थीं जिन्होंने साइबर अटैक से बचाने के लिए एक घोषणा पत्र पर साइन किए थे। तो हस्ताक्षरकर्ता जो कंपनियां थीं उन्होंने कहा कि वो मजबूत रक्षा प्रणाली बनाएंगी ताकि कोई साइबर हमले ना हो और उनके जो उत्पाद हैं उनसे कोई छेड़छाड़ ना हो और सामूहिक कार्रवाई से रक्षा हो। तो भारत ने इसके साथ साइबर सुरक्षा संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ और क्वाड IUU जिसका भारत सदस्य है जैसे अनेक बहुराष्ट्रीय संस्थानों के साथ और देशों के साथ साइबर सिक्योरिटी पर एग्रीमेंट पर साइन किए हुए हैं। तो जो क्वाड है QUAD, ये 4 देशों का 4 कंट्रीज़ का एक सम्मेलन है, एक ग्रुप है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका और अमेरिका एक कंट्री और है जापान। ये 4 कंट्रीज़ मिलकर क्वाड का निर्माण करते हैं। और इसी प्रकार जो I2U2 है उसमें इंडिया, इज़राइल, UAE और US, ये 4 कंट्रीज़ आते हैं।
तो इसी प्रकार के जो काफ़ी सारे संगठन हैं उसके साथ भारत ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो वैश्विक प्रयास क्या किया गया है वो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT पर्यावरण में सुरक्षा के मुद्दों पर 2 प्रतिक्रियाओं की स्थापना की थी। पहला था ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप, इसका भी नाम आप याद रखिएगा, जिसमें सारे ही संयुक्त राष्ट्र के सदस्य शामिल हैं और ये रूस द्वारा एक सुझाव दिया गया था, तब ये ग्रुप बना है। तो सभी प्रमुख क्षेत्रों के 25 देशों को मिलाकर एक सरकारी विशेषज्ञों का समूह बनाया गया था, जो कि अमेरिका के द्वारा प्रस्तावित था। लेकिन बात यह है कि ये उतने ज़्यादा अभी एक्टिव नहीं है कि साइबर सुरक्षा को ये देखें। ये ग्रुप्स तो बने हुए हैं पर अपना उतना अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं हम। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 विरोधी स्थायी सदस्य हैं, कई पहलुओं पर काफ़ी भिन्न हैं, जैसे कि इंटरनेट, खुलापन, डेटा प्रवाह पर प्रतिबंध, डिजिटल संप्रभुता। तो इस सुरक्षा परिषद के जो 2 विरोधी सदस्य हैं उनका और बाकियों का आपस में मतभेद है इंटरनेट वगैरह पर। तो सदस्य राज्यों ने संकल्पों को पूरा पाया है, ना कि परस्पर अनन्य। तो साइबर अपराध से संबंधित भारत में कुछ मुद्दे हैं। पहला है कोई प्रतिक्रियात्मक कोड नहीं। तो साइबर या कंप्यूटर संबंधी जो अपराध हैं उनके लिए कोई अलग सुरक्षा कोड नहीं है। तो कोई साइबर अटैक हो जाता है उसके लिए एक अलग से जांच हो, उसका अलग सेल बने, सुरक्षा सेल एक बने, ऐसा अभी तक नहीं है। तो तकनीकी कर्मचारियों की भी कमी है जिन्हें साइबर सुरक्षा जांच की, उसके जो है सुरक्षा कैसे हो, उस सब की नॉलेज हो अच्छे से, उन ऐसे कर्मचारियों की भी कमी है। तो जो ऐसे तकनीकी रूप से योग्य कर्मचारी हैं वो बिना प्रशिक्षण के भी पुलिस अधिकारी बन जाते हैं कई बार, और डिजिटल साक्ष्य जो हैं उनका विश्लेषण बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। तो साइबर प्रयोगशालाएं जो हैं वो भी हमारे यहाँ बहुत कम हैं। जो फोरेंसिक लैब्स हैं अभी उन्हें और अच्छा किया जाना चाहिए। जो क्रिप्टो करेंसी है उससे संबंधित भी काफ़ी ज़्यादा अपराध होते हैं, लेकिन उसमें भी वही सीमा है कि हमारे पास उतना सक्षम जो है मजबूत नेटवर्क नहीं है। ट्रांसनेशनल क्राइम होता है। ट्रांसनेशनल क्राइम का मतलब है कि जो दूसरा देश है उससे जो हमारे पर अटैक होता है, तो जिसका क्षेत्राधिकार क्षेत्र से बाहर होता है, यानी कि कोई देश है उसका देश से बाहर जो अटैक आ रहा है। तो भारत की 48 और 12 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियाँ और प्रत्यर्पण व्यवस्थाएं हैं। तो 48 जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे पास संधियाएं हैं और 12 देशों के साथ हमने व्यवस्था भी कर रखी है। भारत द्वारा उठाए गए कुछ कदम देखते हैं। हमारे जो बुनियादी ढांचा है, जो उद्योग है और सुरक्षा है, उसको कमज़ोर करने में साइबर जो क्राइम है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो उसके लिए हमारे को एक सुरक्षा नीति बनानी चाहिए जो कि आज के समय की मांग है। तो आगे बढ़ने का रास्ता देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, ताकि आपको डेली द हिंदू के एडिटोरियल हिंदी में मिलते रहें। तो 5G की जो शुरुआत है और जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, जो नई नई टेक्नोलॉजीज अब आ रही हैं, उससे क्या हो रहा है, क्योंकि 5G से और ज़्यादा नेट की स्पीड बढ़ जाती है और ज़्यादा ये जो स्पीड बूस्ट होती है उससे जो साइबर अटैकर्स हैं वो और जल्दी अपना काम कर लेते हैं। तो जब कम टाइम लगेगा तो ज़्यादा काम होगा। तो इससे जो है साइबर अटैक की जो सुरक्षा उलझन है वो भी बढ़ रही है, और जो भारत की साइबर सुरक्षा रणनीति है उसको और ज़्यादा मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। हमें अपनी वास्तविकताओं को, अपनी प्रवृत्तियों को, अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा, ताकि हम उन कमजोरियों को पहचान कर आगे का रास्ता बनाएं और उन पर काम करें। तो हमारी जो सीमाओं से बाहर होने वाले अधिकांश साइबर हमले हैं, उसके साथ हमारे जो डिजिटल स्थान है उसको सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी चाहिए। और इस साल साइबर क्राइम से दुनिया भर में करीब $8 ट्रिलियन का नुकसान होने का अनुमान है। ये डेटा भी आप डाल सकते हैं कि साइबर क्राइम की वजह से $8 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। तो भारत के पास इस टाइम G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता है, जिसमें कि वो इस मुद्दे पर खुलकर बात कर सकता है और उसे सभी देशों को जोड़ सकता है। इस मुद्दे पर जो है वो स्वीकृति पा सकता है। तो भारत जो है वो साइबर सुरक्षा के लिए
सामान्य स्वीकृति के वैश्विक ढांचे की संकल्पना को जोड़ सकता है और पूरे विश्व को साइबर सुरक्षा के लिए एकजुट कर सकता है। तो इस समय G20 की जो अध्यक्षता है उसका लाभ भारत को उठाना चाहिए। तो आधुनिक समय में किसी भी राष्ट्र द्वारा सामूहिक सुरक्षा के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान, उसमें साइबर सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है आज की दुनिया में, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हर क्षेत्र में हो रहा है। तो ये था आज का एडिटोरियल। जान लेते हैं अभ्यास के लिए एक प्रश्न। विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों और खतरे से लड़ने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा करें। तो यूपीएससी 2020 का ये क्वेश्चन है, आपको 200 शब्दों में लिखना है। एक और क्वेश्चन है, साइबर डोम प्रोजेक्ट क्या है, बताएं कि यह भारत में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रित करने में कैसे उपयोगी हो सकता है। तो यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, 200 शब्दों में आपको लिखना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।